चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक बहुत बड़ी दार्शनिक अदालत लगी है और कटघरे में कौन है? खुद हकीकत, रियलिटी इटसेल्फ। आज हम इसी अदालत की कार्यवाही में उतरने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर फैसला क्या होता है। तो ठीक है, केस खुलता है और जज साहब के सामने सवाल कोई छोटा मोटा नहीं है। सवाल ये है कि भाई हम इस दुनिया का सच्चा ज्ञान, असली नॉलेज आखिर पाते कैसे हैं, क्या तरीका है। अदालत में दो टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है टीम रैशनलिस्ट। इनका कहना है कि देखो, सब कुछ दिमाग का खेल है, हम सिर्फ अपने तर्क से, अपनी रीजनिंग से सच तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरी तरफ है टीम एम्पिरिसिस्ट। ये कहते हैं अरे नहीं, असली ज्ञान तो अनुभव से आता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बस वही सच है, बाकी सब तो हवा हवाई बातें हैं। और सालों से ये बहस चल रही थी, मतलब एक डेडलॉक की स्थिति बन गई थी। दोनों ही टीमों के तर्क इतने जबरदस्त थे कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अदालत में ना एक अजीब सी खामोशी थी, एक गहरा गतिरोध। और फिर इस पूरे गतिरोध को तोड़ने के लिए सीन में एंट्री होती है एक नए जज की। एक ऐसा नाम जो फिलॉसफी की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था, इमैनुअल कांट। और कांट ने जज की कुर्सी पर बैठते ही एक ऐसा फैसला सुनाया कि पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। उन्होंने दोनों टीमों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों ही गलत हो और तुम दोनों थोड़े थोड़े सही भी हो। तो कांट का शुरुआती फैसला क्या था कि भाई ज्ञान के लिए सिर्फ तर्क या सिर्फ अनुभव से काम नहीं चलेगा, दोनों ही चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर, असली धमाका तो अभी बाकी था। तो अब हम आते हैं कांट के उस असली फैसले पर, वो फैसला जिसने फिलॉसफी की पूरी दुनिया में, कह सकते हैं, एक भूचाल ला दिया। ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, ये सोच की, हमारे दिमाग की एक क्रांति थी। इस क्रांति को कहते हैं मन की कोपर्निकन क्रांति। अब ये क्या है? देखिए, जैसे कोपर्निकस ने हमें बताया कि धरती नहीं, सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है, एक तरह से पूरा नजरिया ही बदल दिया था, है ना? कांट ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, हमारा दिमाग हकीकत को कॉपी नहीं करता, बल्कि हकीकत हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर के हिसाब से खुद को ढालती है। जरा सोचिए इस बात को। ये सोच में एक जबरदस्त, मतलब 180 डिग्री का टर्न था। पहले सब क्या मानते थे कि हमारा दिमाग एक खाली स्लेट जैसा है, एक पैसिव रिसीवर, जो भी दुनिया में हो रहा है वो बस उस पर छप जाता है। लेकिन कांट का फैसला था, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा दिमाग पैसिव नहीं, एक्टिव है। वो एक क्रिएटर है जो हमारे अनुभव को आकार देता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि इस बड़े दावे का सबूत क्या है? कांट इसका सबूत कैसे देते हैं? चलिए, अब अदालत में सबूत पेश किए जाते हैं। हम उन औजारों को देखेंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे जिसे हमारा दिमाग हकीकत को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, हमारी इंद्रियों से कच्चा डेटा, मतलब रॉ इनपुट दिमाग में आता है, शोर, रंग, सब कुछ मिला जुला। स्टेप 2, दिमाग फौरन इस पर अपने 2 लेंस लगाता है, स्पेस और टाइम, जगह और समय। स्टेप 3, इसके बाद दिमाग अपना खास सॉफ्टवेयर चलाता है जिसे कहते हैं कैटेगरीज, जैसे कारण और प्रभाव। और आखिर में स्टेप 4, हमें आउटपुट मिलता है, दुनिया का एक साफ, सुलझा हुआ, समझने लायक अनुभव। अब इन फिल्टर्स को जरा और गहराई से समझते हैं। कांट कहते हैं कि स्पेस और टाइम, मतलब जगह और समय, बाहर की दुनिया में मौजूद चीजें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बक्सा या नदी है, नहीं, ये तो हमारे दिमाग के अंदर के औजार हैं, चीजों को समझने के लिए। हमारे दिमाग का अपना फ्रेमवर्क है स्पेस, और घटनाओं को एक लाइन में लगाने के लिए है टाइम। ये ज्ञान हमें अनुभव से नहीं मिलता, ये पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। और फिर आता है दिमाग का सॉफ्टवेयर, यानी कैटेगरीज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कारण और प्रभाव। सोचिए, जब स्नूकर की एक गेंद दूसरी से टकराती है तो क्या हम कारण को सच में देखते हैं? नहीं, हम बस एक गेंद को लुढ़कते हुए और फिर दूसरी को हिलते हुए देखते हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच जो क्योंकि वाला लिंक है, कि पहली गेंद की वजह से दूसरी हिली, ये कनेक्शन हमारा दिमाग खुद बनाता है ताकि दुनिया का कोई मतलब निकल सके। तो अब तक हमने देखा कि दिमाग कैसे काम करता है, पर अब हम कांट की फिलॉसफी के सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर आते हैं, जज साहब की अंतिम सजा। तो अब एक बहुत बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमारा दिमाग हर चीज पर अपने रंगीन चश्मे चढ़ा देता है,
हर चीज को अपने फिल्टर से गुजारता है, तो इन चश्मों के पीछे, इन फिल्टर्स के परे असली दुनिया है कैसी? इस असली अनफिल्टर्ड हकीकत के लिए कांट ने एक खास जर्मन टर्म इस्तेमाल किया, डिंग आंजिक। अंग्रेजी में कहें तो द थिंग इन इटसेल्फ, मतलब वो चीज जैसी वो अपने आप में है, हमारे दिमाग के दखल के बिना। और यहीं पर कांट का अंतिम फैसला आता है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। वो ये है कि हम उस थिंग इन इटसेल्फ को कभी नहीं जान सकते, नेवर। क्योंकि जैसे ही हम उसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारा दिमाग तो उसे पहले ही अपने स्पेस, टाइम और कैटेगरीज के सांचे में ढाल चुका होगा। हम सिर्फ अपनी बनाई हुई हकीकत को ही जान सकते हैं, असली वाली को नहीं। तो इस पूरे केस का सार क्या है? कांट ने एक तरह से तर्क की सीमाएं तय कर दी। उन्होंने बताया कि तर्क क्या कर सकता है। ये हमारे अनुभव की दुनिया को समझने में मदद कर सकता है, विज्ञान के नियम बना सकता है, पर तर्क क्या नहीं कर सकता? ये भगवान के होने या न होने का सबूत नहीं दे सकता, ये आत्मा की अमरता को साबित नहीं कर सकता, और ये ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, इस पहेली को भी नहीं सुलझा सकता। और इसी को समझाते हुए कांट ने अपनी मुंह मशहूर लाइन कही, मुझे ज्ञान को नकारना पड़ा ताकि मैं आस्था के लिए जगह बना सकूं। मतलब वो ये साफ करना चाहते थे कि देखो, ये तर्क की बाउंड्री है और इसके पार आस्था का इलाका शुरू होता है। दोनों का अपना अपना रोल है। तो इस पूरी दार्शनिक बहस से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा टेकअवे है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी बौद्धिक विनम्रता। ये समझना कि जिसे हम सच्ची हकीकत मानकर चलते हैं, वो असल में हमेशा हमारे अपने दिमाग के फिल्टर से होकर ही हम तक पहुंचती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब कोई भी इस दुनिया को देखता है, तो क्या वो वाकई हकीकत को देख रहा होता है, या फिर हम सब बस अपने ही दिमाग के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा हैं?